आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। तो आप सब कैसे हैं सर? आज जो है ना आप सबको दिलो और दिमाग खुश हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि आज मैथ में इतना ज्यादा क्वेश्चन करवा देंगे ना कि आप गिनती भूल जाइएगा। हकीकत में यही है सर, क्योंकि आज जो मेरा सोच है ना, आज जो मैंने जो सोच करके आया हूं, आज जो मैं करके रहूंगा, यानी पूरा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में जो पूछा गया ऑलरेडी पहले, उसी के पैटर्न पे और वही क्वेश्चन आपके लिए टोटल एक मैथ्स का महामैराथन क्लास लाया हूं। ठीक ना सर? आज आप हकीकत में गिनती भूल जाओगे सर, लेकिन हकीकत यही है कि यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाला है। ठीक ना? और आप सब अपना कमेंट बॉक्स करके बताइएगा सर कमेंट में कि सर इसमें से मेरा इतना क्वेश्चन सही हुआ, इतना क्वेश्चन गलत हुआ। ठीक ना? और आप सब जो है ना सर अपनी मेहनत को बरकरार रखना। और थोड़ी सी सर मेरा फेस से आपको पता चल रहा होगा कि कल मेरा संडे और सैटरडे का सर मेरा थोड़ी सी सैटरडे और फ्राइडे का मेरा तबीयत थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब था, फीवर था, टाइफाइड निकला, तब पर भी मैं क्लास ले रहा हूँ। ठीक ना? क्योंकि सर क्लास मुझे लेना इसलिए ज़रूरी पड़ गया क्योंकि आप सबका एग्ज़ाम है। ठीक ना? अगले मंथ में, इसलिए मैं क्लास ले रहा हूँ। मुझे फीवर से कोई एतराज़ नहीं है सर, लेकिन थोड़ी सी कल मैंने इसलिए क्लास नहीं ले पाया, थोड़ा सा ज़्यादा फीवर था। ठीक ना? और मुझे बताने में थोड़ी सी दिक्कत होती है इसलिए ना कि मेरा लगातार क्लास थोड़ा सा कंटिन्यू तरीक़ा से नहीं चल पा रहा था, इसलिए मैं नहीं बताना चाह रहा था आप सबके। ठीक ना? लेकिन आइएगा, आज आपका महामैराथन क्लास है। सभी पिछले क्लास के बदले आज एक क्लास में आपको पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक ना? तो इससे पहले कि जो भी लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक ना? और एक बात और है, इसका जिनको पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए? पीडीएफ। जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं उसका पीडीएफ चाहिए। एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भेजा जाता है वो सब सारा चीज आपको टेलीग्राम पे भेजा जाता है। इसका भी पीडीएफ सब कुछ आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध रहता है। ठीक ना? टेलीग्राम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा @संदीप7295, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसका लिंक है, वहां से आप सीधे ज्वाइन हो जाइए। ठीक ना? अब जो बातें है ना सर, आज की मामला वाली बात कि तेरे बिना जीना आइए सर, अरे सब कुछ छूटेगा बट पढ़ाना कभी नहीं छोड़ेंगे सर। आइए एक नंबर एक हल्का क्वेश्चन से मुलाकातें करवाते हैं। ठीक ना? कहेगा गुरुजी सब तो हल्के देख रहे भाई, हल्का फल्का कुछ नहीं, सब क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन बैंक दिखाई दे रहा है ना, तो फिर आइए, कहता है ना सर कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। इसका मतलब 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से, अच्छा ये 2 घन है, एक ही घन है। ठीक ना? एक बड़ा घन है जिसका भुजा कितना है, तो एक बड़ा घन का भुजा है 8 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर। और ये 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से कितने 2 सेंटीमीटर के कितने घन काटे जा सकते हैं। अब सोचो, बड़ा वाला घन का जो क्षेत्रफल भुजा है वो कितना है? 8 सेंटीमीटर। ठीक ना? तो बड़ा वाला घन का भुजा 8 सेंटीमीटर है, जिसको A1 कह दीजिए। क्या कह दीजिए? A1 कह दीजिए। और यही बड़ा वाला घन से एगो छोटा घन काटा गया। ठीक ना? ये वाला क्या है? ये छोटा घन है। ठीक ना? छोटा घन की भुजा, छोटा घन की भुजा, छोटा घन की भुजा कितना है सर? 2 सेंटीमीटर है। ठीक ना? जिसको आप A2 बोल दीजिए। अब मेरी बातों को थोड़ी सी, एक नंबर फैन को चालू कीजिए ना, अब थोड़ी सी मेरी बातों को समझने का कोशिश करिएगा कि एक 8 सेंटीमीटर का एक बड़ा घन है, उससे 2 सेंटीमीटर के कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। इसका मतलब, कहने का मतलब है ना रे गुरुजी का कि बड़का घन तो 8 सेंटीमीटर गुरुजी, अब छोटका जो है वो 2 सेंटीमीटर का है, तो कुल कितने घन काटे जाएंगे। तो हम कहेंगे कि ना तो इन्हें नजरिया करना है ना तो उन्हें नजरिया करना है, क्योंकि पता है पॉलिटेक्निक एग्जाम में लड़का लड़की कभी कभी साथे बैठ जाता है। हाँ, तो डाइवर्जिंग मत होना, हाँ सीधे पोजीशन पे ध्यान देना है। तो जब भी अगर बड़ा घन से छोटा घन कहे काटने के लिए, तो बड़ा घन का आयतन बटा छोटा घन का आयतन कर देना। ठीक ना? बड़ा घन का आयतन में से छोटा घन के क्या कर देना? आयतन कर देना। बड़ा घन का आयतन क्या है? A1 का क्यू बट्टा नीचे क्या हो जाएगा? A2 का क्यू, क्योंकि बड़ा घन की भुजा को हम लोग A1 माने हैं, छोटा घन की भुजा को A2 माने हैं। तो A1 क्या? 8 का क्यू बट्टा नीचे कितना है? 2 का क्यू। 8 को 3 बार गुना कर दो, 8 गुने 8 गुने 8, और 2 को 3 बार गुना कर दो, 2 गुने 2 गुने 2, कितना हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 2। क्यों? क्योंकि 2 पे पावर 3, तो 2 को 3 बार गुना। देख चला,
ये 8 से 4 बार में, ये आपको 2 से 8 4 बार में, ये आपको 4 बार में, 4 चौक 16, 16 चौका कितना 64, यानी आपका आंसर कितना हो गया 64। ऑप्शन नंबर कितना ए। आइए अगला क्वेश्चन का आता है ना अगला 2 नंबर कि सोनू की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अच्छा, सोनू जो है एक पिता है, ठीक ना, जो कि अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। यदि 5 वर्ष बाद सोनू की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाए तो सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इस पर तुम लोग दिमाग लगाओ, सबसे पहले मैं नहीं तुम सब दिमाग लगाओ, और जिनका जिनका दिमाग फेल होगा है ना, अच्छा जो पिछले वीडियो में जिनका जिनका आंसर सही था ना उनका नाम मैं भी जस्ट लूँगा, ठीक ना, और जल्दी से जल्दी तुम लोग भी आंसर सही करो, उन सब का मैं नाम लूँगा सर, ठीक ना, और आप सबका भी नाम लूँगा। जल्दी जल्दी इसका कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके दो, बैठने नहीं देंगे, किसी को बैठने नहीं देंगे, सबको मेरे साथ लड़ना होगा और जंग को जीतना होगा। कहता है ना कि सोनू की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। कितना लोग पता है क्या समझ जाएगा? सोनू तो छोटा बच्चा का नाम होता है। कितना समझ जाएगा कि सोनूए बेटा है, सोनूए मतलब उसका पुत्र है, और उसका पुत्र को समझ लेगा बाप। तू सबका दिमागी अल्टर चलता है। हाँ हमरा पता है, जिस उम्र में पढ़ने का उस उम्र में तुम लोग प्यार करेगा, तुम लोग का उल्टा काम ही करता है। हाँ लेकिन आज के बाद सीधा काम करना है। कहता है सोनू की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अच्छा तुम लोग सोचो, पहले एक बात मेरा मान लो, पुत्र का वर्तमान आयु मालूम है? नहीं ना मालूम है। माना कि पुत्र का, ए भाई बहुत जल्दी एगो स्मार्ट बोर्ड खरीदना होगा, ठीक ना। माना कि पुत्र का वर्तमान आयु, और बहुत जल्द आप सबका जैसे पॉलिटेक्निक का एग्जाम खत्म होगा ना, 11th 12th स्टार्ट कर रहे हैं मैथ, ठीक ना। माना कि पुत्र की आयु x वर्ष है। कितना वर्ष है? x वर्ष है। एकदम साधारण भाषा में बनाएंगे सर, जो कि सीधे आपके दिल में जाएगा। अच्छा अब तुम सोचो, अगर पुत्र मतलब उसका बेटा अगर x वर्ष है, तब सोनू का वर्तमान आयु क्या होगा? कहा है क्वेश्चन, फिर से पढ़ो कि सोनू की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अब सोचना, जो सोनू है वो अपने बेटा का 3 गुना है। इसका मतलब अगर उसका बेटा 2 है तो 2 में 3 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 6 वर्ष हो जाएगा, ठीक ना। यानी अगर उसका बेटा वो अपने बेटा से 3 गुनी है, इसका मतलब अगर वो बेटा x है तो ये कितना हो जाएगा? 3x वर्ष हो जाएगा। एस या नो यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत? अब क्वेश्चन क्या बोला? यदि 5 वर्ष बाद सोनू की आयु सोनू की आयु की पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाती है। अच्छा कितना वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। अब तू सोच रहे चिल्ला कि 5 वर्ष दोनों को बढ़ेगा कि एक का उम्र में 5 वर्ष बढ़ेगा? तू कहेगा रे मास्टर बात दोनों को बढ़ेगा। अरे सिंपल बात है ना, नहीं समझा आप? अच्छा 5 वर्ष अगर ये बढ़ा तो 5 साल ही होना बढ़ेगा जी? नहीं बढ़ेगा। अरे बेवकूफ़, देखो मैंने सर 25 साल 5 साल बाद शादी करेंगे, 25 साल मेरा एज होगा, शादी करेंगे तो 25 साल मेरा एज होगा, 26-27 साल में मेरा बच्चा होगा। अब जो मेरा बच्चा होगा वो बच्चा तो अब बच्चा होगा 26 में, 2026 में, मतलब 27-28 में बच्चा होगा, 2028 में मान लो मेरा बच्चा होगा। फिर उसका 5 साल बाद कितना एज हो जाएगा? यानी 28 में बच्चा होगा तो 28 और 5 कितना? 33। जब 2033 आएगा तो मेरा बेटा का एज कितना हो जाएगा? 5 साल। अच्छा मेरा एज 20 साल रहेगा। अरे मेरा एज 25 साल रहेगा कि मेरा भी एज तो 5 साल बढ़ेगा ना। इसी प्रकार से ये यानी दोनों का एज में 5 साल बाद यानी ये x था, अब ये कितना हो गया? x + 5, ठीक ना। ये x था लेकिन अब ये कितना हो गया? x + 5। अब थोड़ा सा अच्छा यहीं पे लिख देते हैं। अब ये कितना हो गया? x + 5। छोड़ो ना। अब इसका एज कितना हो गया? 5 वर्ष बाद ये पुत्र कितना हो गया? x + 5। अच्छा ये वाला कितना हो गया आपका? 5 वर्ष बाद ये हो गया x + 5। ये वाला कितना हो गया? 3x + 5। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि इसका 2.5 गुनी हो जाती है। कितना गुनी हो जाते हैं? 2.5 गुनी हो जाते हैं। देखो 5 वर्ष बाद सोनू की आयु की पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाती है। सोनू की जो आयु है ना, सोनू की आयु कौन है? ये वाला है। तो सोनू की जो आयु है ना वो पुत्र की आयु का 2.5 गुनी, मतलब 5 का आधा,
अढ़ाई गुनी मतलब 2.5 अढ़ाई गुनी हो जाती है, यानी x + 5 हो जाएगा। मेरी बात नहीं समझा? अरे कह रहा है ना सोनू की जो आयु का जो है ना उसका पुत्र अढ़ाई गुनी हो जाएगी, तो इस प्रकार से कर देंगे। अब यहाँ से x का मान निकाल दो। फिर क्या पूछा क्वेश्चन में, तो सोनू की वर्तमान आयु x का मान निकलेगा, निकल जाएगा। देखो ये कितना हो गया, यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये हो जाएगा 3x + 5 बराबर यहाँ पे कितना हो गया 5 गुने x प्लस कितना 5 अब बट्टा कितना 2, इसको गुना कर दो तो ये हो जाएगा 6x, 2 से गुना करेंगे प्लस कितना 5 दूनी 10, ये कितना हो गया 5x, अब 5 5 25। आइएगा सर थोड़ी सी गौर करिएगा, ये इधर आएगा तो 6x - 5x, इधर जाएगा तो ये 25 - 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, अरे मोहतरमा 6x में से 5x गया, कितना x बचा, x का मान 15। हमसे पूछा है कि सोनू का वर्तमान आयु क्या होगा, तो सोनू का वर्तमान आयु होगा 3 गुने 15 यानी 15 × 45, यानी सोनू का जो वर्तमान आयु है वो कितना है 45 वर्ष। अगर पूछता अगर आपके एग्जाम में पूछता कि पुत्र का वर्तमान आयु क्या होगा, तो पुत्र का वर्तमान आयु होगा 15 वर्ष। किसी प्रकार की दिक्कत, ये सभी को चमका कि नहीं चमका? अगर चमका तो एक बार एस लिख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो सर, एक बार जय इंडिया लिख करके कमेंट कर दो, ठीक ना। आइए अगला कहता है ना, एक बहुलक का क्वेश्चन है कि यदि चर का मान 2 है, 4 है, 0 है, 2 2 7 3 3 5 2 हो तो बहुलक होगा। देखो चला, अब ये बहुलक हमको पढ़ाने की ज़रूरत है जी नहीं, बहुलक वही होगा जो ये वाला 2 4 0 2 2 7 3 3 5 2 जो दिया हुआ है ना, बहुलक वो होगा जो सबसे ज़्यादा बार हुलकेगा। हुलका मतलब समझा कि नहीं समझा, हुलकना समझता है नू, हाँ समझिए गया होगा तो सब। तो इसका आंसर कमेंट में कर दो। कहता है अगला क्या कि यदि आंकड़ा 35 है, 41 है, 8 है, फिर कह रहा है 27 है, फिर कह रहा है 13 है, फिर 17 है, फिर 30 है, फिर 21 है, फिर 33 है, फिर 23 है, हो तो माध्यिका होगी। अच्छा देखो माध्यिका निकालने के लिए बोला, ये भी बन जाएगा लेकिन मैं बना देता हूँ, ठीक ना, क्योंकि कितना लोग इसको एकदम पूरा बेसिक से बनाएगा और कुछ हमें इसको आपको ट्रिकली भी बताएंगे और बेसिक से भी बताएंगे, ठीक ना। क्योंकि देखो सर मेरा कोशिश रहता है ना कि मैं जितना पढ़ा दूँ उतना सीधे बच्चा के दिमाग में चला जाए। ऐसा नहीं कि मैं 1 घंटा में 1000 क्वेश्चन करा दें, अब पूछें तो बचपन से एको को ना पता चला है कि एक को हमको कुछ समझ में आया से। आइए कहता है ना जी कि यदि आंकड़ा दिया हुआ है, ठीक ना, आंकड़ा कितना दिया हुआ है 35 है, फिर कितना है आपका 41 है, फिर 8 है, फिर 27 है, फिर 13 है, फिर 17 है, फिर 30 है, फिर 21 है, फिर 33 है, फिर 23 है, ठीक ना। इसका क्या पूछा, हो तो माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, माध्यिका। देखिए सबसे पहली बात है ना कि ये माध्यिका निकालने माध्यिका को हम लोग कहते हैं मीडियन। क्या कहते हैं, मीडियन। देखिए माध्यिका निकालने का सिंपल तरीका है नो टेंशन नो प्रॉब्लम। हाँ टेंशन होगा तभी प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। आइएगा प्रॉब्लम होगा तभी टेंशन होगा, ये दोनों का बड़ा अच्छा संबंध है। जैसे ना होता है टाइम इज़ द मनी, मनी इज़ द टाइम। टाइम को महत्व दोगे तभी पैसा आएगा, और पैसा को महत्व देगो तो टाइम को महत्व देगो तभी पैसा आएगा सर, और पैसा अगर चाहते हो कमाना तो टाइम को महत्व देना पड़ेगा। इसी प्रकार से ये है सर, प्रॉब्लम तो टेंशन, टेंशन तो प्रॉब्लम। आइए और जहाँ पे मैं रहूँगा सर वहाँ पे नो टेंशन नो प्रॉब्लम। बस एक बार संदीप कुमार का नाम लेना, आपके सामने सारे मेथड हाजिर रहेगा, ठीक ना। अब मैं आपको आपके सामने में प्रॉमिस करता हूँ कि आपका डेली क्लास चलेगा, ठीक ना। मुझे उस बात की अफसोस है कि तेरी सपना ना टूट जाए, अरे मुझे उस बात की अफसोस है कि तेरी सपना ना टूट जाए, क्योंकि आपकी सपना अब मेरी सपना बन चुकी है ना। आइए अच्छा अब देखो, जब पूछे माध्यिका तो जो सीरीज दिया रहेगा ना उसमें तुम अच्छा से ऐसे ताकना। कैसे ताकना, ऐसे ताकना, हाँ ना। इसमें जो सबसे छोटा नंबर जो है ना असेंडिंग ऑर्डर में सजा देना, मतलब बढ़ते क्रम में इसको सजा दो, ठीक ना। तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है, तो 21 है, अच्छा 17 है, 17 के बाद 8 है, सबसे छोटा नंबर कितना है 8। इसके बाद अब कौन है सर इससे बड़ा अंक 13, अच्छा कभी नहीं होगा फिर आइएगा। इसके बाद इससे बड़ा अंक कौन है, तो 13 के बाद 15 नहीं है सर, 16 नहीं है, फिर कितना है 17 है। अच्छा इसके बाद कौन सा है, फिर 17 के बाद 20 नहीं है, 21 है। आइएगा फिर 21 लिख लो, फिर 22 है, नहीं है 23 है, हाँ 23 है। आइएगा फिर कितना होगा सर, ये 23 है, ठीक ना। फिर 24 है, कहीं नहीं चमका, हाँ 25 है, नहीं चमका।
27 है चमका। आइएगा सर, इससे जस्ट बड़ा कौन सा है? 28 चमका, नहीं चमका। 29 नहीं, 30 चमका। आइएगा सर। अच्छा, अगला कितना है? 31 है, नहीं। 32 है, नहीं। 33 है, आइएगा। फिर 34 है, नहीं। 35 है, आइएगा सर। इसको मैंने ले लिया, इसको मैंने ले लिया। आइएगा सर। अब ये 35 के बाद कितना? 36, 37 नहीं, 48 से डायरेक्ट 41 है। आइएगा। अब यहाँ पे देखिए ऐसे करिएगा, पहले ऊपर काउंटिंग करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, टोटल ऊपर में टोटल कितना संख्या है? 10 संख्या है, ठीक ना। ये ऊपर में टोटल कितना संख्या है? 10 संख्या। और अपना कंफ्यूजन के लिए नीचे वाला को भी काउंटिंग कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहानी खत्म। अब ये देखो, अच्छा ये कौन सी संख्या है? तो तू कहेगा गुरुजी ये वाला तो सम संख्या है। 10 कौन सी संख्या है? तो 10 जो है वो आपका सम संख्या है। सम कहे तो आपका ये इवेंट नंबर है। कौन सा नंबर है? इवेंट नंबर है। अब मैं पहले सबसे पहले आपको ट्रिकली बताता हूँ, ठीक ना। ट्रिकली सुन लो, 1 मिनट का खेला है। इसे कहता है एसके कॉन्सेप्ट। क्या कहता है? एसके कॉन्सेप्ट। आइएगा, एगो आगे से पकड़ो, एगो पीछे से पकड़ो, फिर एगो आगे से पकड़ो, फिर एगो पीछे से पकड़ो। दोनों दोस्त मिलके पकड़ना। फिर इन्हें से एगो, फिर इन्हें से खोपचा में, फिर गला खोपचा में, फिर गला खोपचा में। अब बीच में कितना गो बच गया? 2 गो। अब ये दोनों को काटना नहीं है सर। यहाँ पे है सम संख्या, तब बचा 2 गो। अगर रहता विषम संख्या तब बचता 1 गो। लेकिन जब सम संख्या है, यहाँ पे 2 गो नंबर बचा, तो ये दोनों नंबर को जोड़ देना और 2 से भाग दे देना। यानी कितना हो गया? 23 + 27। अब बट्टा नीचे कितना कर दो? 2। यानी 7 तो 3 10, 2 2 4 1 5। अब बट्टा कितना? 2। यानी आंसर कितना आ गया? 25। अब देखो कमेंट में आंसर 25 दे रहा है। ऑप्शन नंबर कितना? ए। ऑप्शन नंबर कितना? ए। अब इसको बेसिक से कैसे बनाएंगे? अच्छा, पहले इसको एक बार आप लोग कॉपी कर लो, ठीक ना। मैं मिटाता हूं सर। अब इसको सर बेसिक से, अच्छा अगर कहता कि सर अगर 90 संख्या रहता तो, अगर 90 को रहता, जैसे अगर मैं पूछूँ कि इसका माध्यिका क्या होगा? 2 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, ठीक ना। 2 2 4 2 6। यहाँ पे कितना है? 13 है। अब सोचो इसका पूछा माध्यिका क्या होगा? तो 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, टोटल n के जगह कितना है? 7 है। अब सोचो 7 हमारा विषम संख्या है। कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। 7 हमारा विषम संख्या, तो एगो आगे से खींच, एगो पीछे से खींच, फिर एगो आगे से, फिर एगो पीछे से, फिर एगो आगे से, फिर एगो पीछे से। जब था विषम संख्या तब बीच में आया एगो। अच्छा, जब बीच में आया एगो तो यही क्या कहलाएगा? माध्यिका। यही आंसर क्या हो जाएगा? माध्यिका। जब विषम संख्या रहेगा तो आंसर यही हो जाएगा। अगर मैं आपको करूँगा बात, अगर कॉन्सेप्टुअल किसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक ना। देखो यहाँ पे गौर करना। फॉर्मूला ये होता है सर कि जब आपका n है, जो वो n आपका जब विषम संख्या, सम संख्या आ जाएगा, ठीक ना। n जब वो सम संख्या आ जाएगा, कौन सी संख्या आ जाएगा? इवेंट नंबर आ जाएगा, ठीक ना। इवेंट नंबर जब n सम संख्या आ जाएगा तो ऐसे केस में माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है me बराबर होता है 1/2 mod n बट्टा 2वां पद ऑब्जर्वेशन, इसको इंग्लिश में बोलता है ऑब्जर्वेशन, प्लस n/2 + 1वां पद nवां पद nवां पद। आइएगा। अच्छा, n का वैल्यू कितना यहाँ पे है? 10। 10 हमारा कौन सी संख्या है? सम संख्या, ठीक ना। कौन सी संख्या है? सम संख्या। यहाँ पे कितना है? 10। देखो यहाँ पे n की जगह 10 रखेंगे, 10/2 करेंगे, कितना आ जाएगा? 5वां पद। यहाँ पे n की जगह 10 रखेंगे, 10/2 करेंगे, कितना? 5वां। 5 1 यहाँ पर एक प्लस में कितना हो जाएगा? 6ठा पद। 5 की जगह कौन है? 1 2। जिसको असेंडिंग ऑर्डर में सरियाएगा उसमें चेक करिएगा। 1 2 3 4 5। देखो 5 नंबर में ही आया और 6 नंबर में ही होगा। देखो 5 और 6 दोनों को जोड़ेंगे, 1/2 गुना में है तो दोनों को जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा। 1/2 गुना में है, 2 से काटेंगे, 25 आंसर आ जाएगा। आएगा ना। आइएगा। अगर आपका n की वैल्यू विषम संख्या हो जाए तो ऐसे केस में माध्यिका निकालने का सिंपल फार्मूला होता है, ऐसे केस में माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है n + 2/2वां पद, n + 1/2वां पद। इसको जल्दी से जल्दी कॉपी कर लो सर। इसके बाद में आपको अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसके ऊपर बातें करता हूँ, ठीक ना। जल्दी से जल्दी इसको कॉपी करो कि अगला कहता है ना क्वेश्चन नंबर 5, पता है क्या कहता है?
आइए, कहता है ना जी कि किसी धातु की बाह्य त्रिज्या, अच्छा, किसी धातु की बाह्य त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तथा अंतः त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और लंबाई 50 सेंटीमीटर, तो पाइप में लगे धातु का आयतन, देखो सर गौर करना, थोड़ी सी गौर करना, किसी धातु की बाह्य त्रिज्या तथा अंतः त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या दिया हुआ कितना, 5 नंबर क्वेश्चन का बाह्य त्रिज्या दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, अंतः त्रिज्या मतलब छोटा वाला त्रिज्या दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दिया हुआ है सर, लंबाई के तो ऊंचाई समझना, ठीक ना, ये 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक ना। हमसे क्या पूछा, पाइप में लगी धातु का आयतन, अच्छा, हमसे पूछा पाइप में लगी धातु का आयतन, हमसे पूछा आयतन, आयतन होता है पाई इंटू बड़का आर माइनस छोटका आर का स्क्वायर इंटू कितना होता है एच, पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर गुने एच, पाई का मान कितना होता है रे चिला 22/7, अच्छा बड़का आर का वैल्यू कितना है गुरुजी, तो 8, 8 का स्क्वायर माइनस छोटका आर का वैल्यू कितना है 6, 6 का स्क्वायर गुने एच कितना है, त्रिज्या आपका एच कितना है 50, ये हो गया 22/7 गुने ये कितना हो गया 64 माइनस 36 और गुने कितना 50, और ये 22/7 गुने इसको घटा दे तो 14 में से 6 गया कितना 8 6 14, ये ना होगा जी, एन जी एच जी एच जी एच जी एच जी, 14 में से 6 गया ना जी, 8 6 14 आएगा, ये 5 में से 3 गया 2 आएगा, गुने कितना 50, 2 से काटेंगे 7 से काटेंगे 28 को तो 2 बार में, बैदूनी कितना 44 और गुने कितना 50, और ये कितना हो जाएगा चिला, और 44 अब 4400 हो जाएगा, ठीक ना, यानी कितना हो गया 4400 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब में लेना, यानी कितना हो गया ऑप्शन नंबर 8, ठीक ना। अगला 6 नंबर का आता है ना कि यदि 3 संख्याओं का अनुपात 15:20:25 हो और उनके वर्गों का योग 1250 हो तो बीच वाली संख्या क्या होगी। देखो यहाँ पहले गौर करना, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं बट आप वीडियो को रोक करके पहले जवाब दीजिए, ठीक ना। कि जिंदगी एक सफ़र है, जीते जीते ख़त्म कर देंगे हम। अरे देखो भाई एक बात और बता, मेरे गाना पे कमेंट मत करना भाई प्लीज़, तुम लोग हमको डीमोटिवेट कर देता है, ठीक ना। धीरे धीरे सीख लेंगे ज़िंदगी में, चला सरकारी स्कूल में पढ़े तो कितना अच्छा गाएंगे। आइए कहता है ना कि यदि 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, उनके वर्गों का योग 1250 है। अच्छा सोचना कि पहला संख्या 15 है, दूसरा संख्या 20 है, तीसरा संख्या कितना है 25 है। ये 3 संख्याओं दिया हुआ है, इसको यहाँ पे x करके अनुपात कर दो, x करके अनुपात कर दो। अब क्या बोला, अच्छा 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, शुरू उनके वर्गों का योग 1250 है। अब इसका वर्ग कर दो, यानी 15x का होल स्क्वायर प्लस 20x का होल स्क्वायर प्लस 25x का होल स्क्वायर बराबर 1250 है। वो क्वेश्चन में बोला है कि ये तीनों संख्याओं के वर्गों का योग, यानी ये इसका वर्ग करके योग कर दिए मतलब जोड़ दिए, इसका वर्ग करके योग कर दिए, इसका वर्ग करके योग कर दिए, ठीक ना। आइएगा अब ये 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 एक्स स्क्वायर, ये 20 का स्क्वायर 400 एक्स स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 एक्स स्क्वायर बराबर 1250। आइएगा अब थोड़ा सा गौर करिए, ये 225 इसको जोड़िए तो आपको 1250 आ जाएगा। 1250 एक्स स्क्वायर बराबर 1250, ये 1250 गुना में नीचे जाएगा भागा में, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 1250 बट्टा 1250, इससे गला खोपचा में चला, एक्स स्क्वायर बराबर कितना 1, यानी एक्स का वैल्यू प्लस माइनस कितना हो जाएगा 1, यानी रहने दो ना एक्स का वैल्यू, एक के वैल्यू लो ना 1 आएगा। एक्स का वैल्यू कितना आ गया 1। हमसे पूछा है बीच वाली संख्या, तो बीच वाला संख्या ये है, तो बीच वाली संख्या कितना है रे, तो बीच वाली संख्या 20x है। अच्छा x की वैल्यू कितना आ गया चिला 1 आ गया, आंसर कितना हो गया जी 20 हो गया जी। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलिए ना जी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ तो बढ़िए ना जी। अगला कहता है ना एक कातिया
ए कातिया देखना रे कातिया देखना। आइए, कहता है अदिश समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के बराबर 0 हो तथा एक मूल्य 16 हो तो के का मान क्या होगा। देखो मूल्य मतलब 16 बोला, इसका मतलब वो समझना ना कि वो x का मान दिया हुआ है 16, ठीक ना। हमसे किसका मान पूछा है, के का मान पूछा है। मेरी बात तो आपके दिलो दिमाग तक जा रही है कि सिर्फ गर्लफ्रेंड का बात आपके दिलो दिमाग तक जाता है। एगो हमसे पूछ रही थी पता है क्या कि सर आपसे लड़की भी पढ़ती है। हम बोले मूर्ख, हमसे लड़की ना पढ़ेगी रे। हमसे बताओ कैसा अजीब सवाल करता है, बताओ चला। नहीं पढ़ेगी लड़की तो तुझसे पढ़ेगा हमसे। तो मेरा ऑफलाइन क्लास देखा कहाँ। कंटेंट अच्छा दो चला, सब कोई पढ़ेगा। आइए, कहता है ना कि अदिश समीकरण दिया हुआ है, एक समीकरण एक्स स्क्वायर है। देखो ये होने चले, एक रो प्यार करेगा। कहता है एक्स स्क्वायर है प्लस 4x है अब प्लस के है बराबर कितना 0 हो तथा एक मूल्य 16 है। अच्छा देखो एगो मूल्य 16 है, इसका मतलब समझना ना रे चला कि x का मान कितना है 16 है। देखो बोला एक मूल्य 16 है, इसका मतलब समझिएगा ना गुरुजी कि x का मान कितना है 16 है। हमसे पूछा है किसका मान, के का मान। अब यहाँ पे गौर कर दो, यहाँ पे रख दो तो ये 16 का कितना हो जाएगा स्क्वायर प्लस से कितना हो जाएगा 4x यानी 4 गुने कितना 16 अब प्लस कितना के बराबर 0। थोड़ी सी गौर करिएगा गुरुजी, ये कितना हो जाएगा रे टेला रे टेला रे टेला रे टेला। 16 का स्क्वायर 256, 4 इसको गुना कर दो 16 चक्का 64 प्लस के बराबर 0। दे रहा है ना उतना बड़ा आंसर। आओ 6 4 10, आंसर माइनस में दे रहा है जी, देखते हैं। अच्छा कितना हो गया सर जी सर जी सर जी सर जी ओ अच्छा देख लो पहले, इधर आ जाओ। कितना हो गया 6 4 10 5 6 कितना 11 1 12 2 1 कितना 3 इक्वल टू कितना यहाँ पे इधर ये प्लस के उधर गया ये माइनस के, यानी के का मान कितना हो गया -320। ये वाला माइनस जो है ना इसको इधर चमका दो, नहीं तो देखो ऐसे ये वाला जो 320 आया है ना, ये वाला जो प्लस के है ना इक्वल टू 0 है ना, ये वाला आपको 320 को उधर भेज दो तो के बराबर हो जाएगा -320। देखो दे रहा है ना ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। कहता है अर्धवृत्त का योग होता है। अच्छा अर्धवृत्त का कोण होता है, अरे चिला ये आधा वृत्त, देखो ये वाला आधा वृत्त, तो ये जब देखो यहाँ से एक केंद्र है वृत्त का, ये जब ये वाला यहाँ से यहाँ देखेगा तो 180 डिग्री का कोण बनाता है। इसको भी मुझे पढ़ाना पड़ेगा, शायद अगर मैं पढ़ा रहा हूँ इस क्वेश्चन को तो बड़ा बुरा हाल है तो सबका। अगला कहता है ना कि यदि 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बराबर 5 हो तब 3 cos थीटा माइनस 5 sin थीटा का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। ये वाला 10वां क्लास में पढ़ने का था एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी में भी था और केसे सिन्हा में भी था और आपको भारती भवन में भी था और आपको आर.एस. अग्रवाल में भी था, ठीक ना। ये क्वेश्चन तीनों में था, तो ये क्वेश्चन नंबर आपको जो है वो आप पे ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, इसका जवाब आपके कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। अगला कहता है ना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 तो x का मान क्या होगा। देखो ये जो ax² प्लस bx प्लस c जो दिया हुआ है ना वो स्टैंडर्ड फार्मूला दिया हुआ, ठीक ना। ax² प्लस bx प्लस c बराबर जो 0 है ना वो स्टैंडर्ड फार्मूला दिया हुआ है। ऐसे केस में a b c जो होता है ना वो कांस्टेंट होता है। a b c क्या होता है गुरुजी, कांस्टेंट। तो ऐसे केस में जो x का मान होता है ना वो -b होता है प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बट्टा 2a, ठीक ना, ये होता है। अगर ये आपके ऑप्शन में ये नहीं रहा तब क्या करेंगे, तब एक बड़ा ही अच्छा चीज होता है डी जिसको इंग्लिश में हिंदी में हम लोग कहते हैं मूल्य। डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। ये b² माइनस 4ac जो है वो किसका मान हो जाएगा, डी का मान। तो आपके ऑप्शन में कभी कभी ऐसे भी देगा -b प्लस माइनस √, इतना के बदले इतना लिखेंगे ना जी, अब बट्टा हो जाएगा 2a होगा न जी। अरे प्याल हुआ न जी, अरे हुआ तो अच्छी नो तो बोलिए न जी। तो अगला क्वेश्चन की तरफ तो बढ़िए न जी।
देखो देखिए अगला प्रश्न जो है ना वो थोड़ी सी आप लोग गड़बड़ाइएगा, ठीक ना, लेकिन क्वेश्चन बड़ा हल्का है। कहता है क्या कि यदि ए पे पावर एक्स बराबर बी कॉमा बी पे पावर वाई बराबर सी कॉमा सी पे पावर जेड बराबर ए तथा ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या होगा। देखिए सबसे पहले इस पे गौर करिएगा। कहता है ए पे पावर एक्स बराबर बी, बी पे पावर वाई बराबर कितना सी, सी पे पावर जेड बराबर कितना ए, कह रहा ए इज नॉट जीरो। हमसे पूछा है तो एक्स बाई जेड बराबर जीरो होगा ऑप्शन नंबर ए, या फिर ऑप्शन नंबर बी में एक्स बाई जेड बराबर 1 होगा, या फिर ऑप्शन नंबर सी होगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए सबसे पहली बात है ना कि ए पे पावर एक्स इक्वल टू बी दिया हुआ है ना, ए पे पावर एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है बी, तो ए पे पावर एक्स इक्वल टू बी। अब यहाँ पे ये गौर करना, ये ए पे पावर एक्स इक्वल टू बी, लेकिन अब लफड़ा फंस गया। कैसे फंस गया इसके ऊपर अब गौर करना, ठीक ना। देखिए सर हर बात में कुछ ना कुछ खास बात है, ठीक ना, इसको लेकर के नहीं चलो। अच्छा ये कितना है, ए बराबर कितना है सी पे पावर जेड है ना, ए बराबर कितना है सी पे पावर जेड है ना। देखिए अब देखिए ये वाला सी का वैल्यू क्या है, तो ये सी का वैल्यू है बी पे पावर वाई, तो ये वाला सी की जगह लिख सकते हैं बी पे पावर वाई, तो बी पे पावर वाई पे पावर यहाँ होल पावर जेड था। आइएगा अब ये वाला बी के बदले, ये वाला बी के बदले ए पे पावर एक्स लिख सकते हैं, तो ये बी पे के बदले ए पे पावर एक्स, यहाँ बाई फिर पावर कितना है जेड, तो इसको इन तीनों को गुना एक्स बाई फिर कितना है जेड। अब देखिए ये ए बराबर ये तीनों को गुना कर दीजिए तो हो जाएगा ए पे पावर एक्स बाई जेड। अच्छा ये ए पे पावर कुछ नहीं तो 1, तो ये ऊपर वाला बराबर क्योंकि नीचे वाला बराबर, यानी 1 बराबर हो गया एक्स वाई जेड। अच्छा एक्स वाई जेड बराबर कितना 1, ये ऑप्शन नंबर किस में है वो आप खोज लीजिए। देखिए कुछ नहीं करना था। ए बराबर कितना है सी पे पावर जेड, हमने यहाँ पे लिख दिया ए बराबर सी पे पावर जेड। बी पे पावर वाई बराबर, देखिए यहाँ पे ये सी का वैल्यू क्या है, तो ये सी का वैल्यू है बी पे पावर वाई, तो ये सी की जगह हमने लिखा बी पे पावर वाई। ये बी का वैल्यू क्या है, तो ये बी का वैल्यू ए पे पावर एक्स है, तो ये बी की जगह ए पे पावर एक्स लिखे, फिर वाई फिर जेड, क्योंकि ये वाला वाई था ये वाला जेड है। तो अब हो जाएगा ए पे पावर एक्स वाई जेड, यानी ए पे पावर एक्स वाई जेड। यहाँ पे ए पे पावर कुछ नहीं तो कितना 1, यानी ए पे पावर 1 बराबर ए पे पावर एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई जेड का मान कितना हो गया 1, यानी 1 इक्वल टू एक्स वाई जेड। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। आइए अगला कहता है ना क्वेश्चन नंबर अगला कि दो वृत्तों की परिधि दिया हुआ है ए अनुपात बी, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए जब भी पूछे परिधि ए अनुपात बी है, हमसे पूछा क्षेत्रफल का अनुपात, तो डायरेक्ट स्क्वायर कर देना, ठीक ना, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। हमें दिया हुआ है परिधि का अनुपात, हमसे पूछा है क्षेत्रफल का अनुपात, स्क्वायर कर देना है, ठीक। अब सपोज डेट मान लो आंसर हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर मान लो कि क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 9 अनुपात 16, हमसे पूछा है परिधि का अनुपात। क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 9 अनुपात 16, हमसे पूछा परिधि का अनुपात। आंख मूंद करके दोनों पे स्क्वायर कर दो, रूट कर दो, ठीक ना, यानी हो गया 3 अनुपात कितना 4 आंसर, ठीक ना। आइएगा अगला कहता है ना कि साइन थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तब कॉस थीटा का मान क्या होगा। इसका कौन कौन लोग कमेंट करेगा, जिनको जिनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है तो जल्दी से जल्दी इसका कमेंट करके सरिया दो, तभी तो कहोगे कि ये जिंदगी एक सफ़र है, जीते जीते ख़त्म कर देंगे हम। आइए सर जल्दी से जल्दी इसका बॉक्स कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ठीक ना। करबे कि ना करबे, अरे करबे, हमरा बताबे के पड़ी का, ऐसा तो नहीं कंडीशन आना चाहिए सर। देखिए कहता है क्या, थोड़ी सी गौर कर लेना, मैं बता दे रहा हूँ, हल्का क्वेश्चन है, बहुत हल्का है, 10वां में पढ़ने का था। कहता है साइन थीटा बराबर, लेकिन एग्जाम पूछ देता है साइन थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमसे पूछा तब कॉस थीटा का मान क्या होगा इक्वल टू व्हाट। देखिए यहाँ पे गौर करिएगा, ये साइन थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बट्टा एच,
पी का मान वैल्यू मालूम है ये वाला, एच का मान मालूम है ये वाला, हमसे निकालना है बी का मान। तो फार्मूला होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमसे यहाँ पे दिया हुआ है कितना, ये पी का मान दिया हुआ है, एच का मान दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये किसका मान है, एच का मान है, इस पे होल स्क्वायर कर दो इक्वल टू पी का मान ये वाला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दो प्लस ये बी स्क्वायर, ये ओरिजिनल बी स्क्वायर है ठीक ना, ये वाला ये बी स्क्वायर है। ओके आइएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए पे पावर 4 प्लस ये बी पे पावर 4, ए भाई यहाँ पे माइनस ना है ऊपर में आएगा, तो ए पे पावर 4 प्लस बी पे पावर 4 माइनस 2ab यानी -2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर ठीक ना इक्वल टू, यहाँ पे अब तोड़िएगा तो ये हो जाएगा ए पे पावर, अच्छा सॉरी यहाँ पे प्लस ही है सर, ये एच का वैल्यू प्लस है ठीक ना, ये पी का वैल्यू माइनस में था, माइनस में ले लिया, ए पे पावर 4 प्लस बी पे पावर 4 प्लस यहाँ पे माइनस है ना तो -2ab यानी 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस कितना बी पे बी स्क्वायर, ये वाला ओरिजिनल भी है ठीक ना, इसको निकालना है। अब थोड़ा सा गौर करिएगा, इसको इधर लाइएगा ये दोनों को, देखिए ए पे पावर 4 से ए पे पावर 4 गला खोपचा में यहाँ भी प्लस में यहाँ भी प्लस में, इक्वल का दोनों अलग अलग साइड है ठीक ना, ये वाला खोपचा में गला देखो ये दोनों को इधर लाएंगे तो माइनस में होगा और इधर ये सेम दोनों प्लस में है तो इससे कट जाएगा। यहाँ पे कितना है 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे -2a स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर आ जाएगा तो ये भी हो जाएगा प्लस में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आएगा तो प्लस में हो जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे कितना है बी स्क्वायर प्लस में, ये हो जाएगा कितना 4a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे गौर करिएगा, ये क्या है सर, यहाँ पे थोड़ी सी ये 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये स्क्वायर बने गया रूट में, रूट अंडर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर ठीक ना इक्वल टू बी। अब यहाँ पे गौर करिएगा, ये वाला स्क्वायर ये वाला स्क्वायर, ये 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ बी स्क्वायर यहाँ बी स्क्वायर यहाँ बी स्क्वायर, तो क्या यही बात को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2ab का होल स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर से रूट गया खोपचा में यानी ये वाला आपका हो गया कितना 2ab बराबर बी, यानी बी का मान कितना हो गया 2ab। हमसे पूछा कॉस थीटा का मान, कॉस बराबर होता है b बट्टा एच, बी का मान कितना आ गया 2ab आएगा, एच का मान कितना है तो एच का मान ये वाला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बाकी ऑप्शन खोज लो, ऑप्शन नंबर कितना में होगा राइट जवाब, ऑप्शन नंबर सी। अगला कहता है ना किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो नए गोले का आयतन हो रह जाएगा। अच्छा देखो किसी गोला की त्रिज्या r है, अब उसे कर दिया गया आधी, यानी मान लो किसी गोला का त्रिज्या जो है वो 10 सेंटीमीटर है, अब उसको कर दिया गया आधा, तब होगा 5 की होगा 20। क्या अरे मास्टरवा आधा करेगा तो 5 न होगा 10 का आधा। आओ तो अगर जानता है कि 10 का आधा 5 तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि जिंदगी एक सफ़र है, जीते जीते ख़त्म कर देंगे हम। आइए सर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो मेरे बाबू। अरे बब्बू रे बब्बू रे बब्बू, सिर्फ गर्लफ्रेंडों को बोलेगा बब्बू, हमको ना बोलेगा। आइए सर मौज करते पढ़िए ठीक ना, सिंपल बात है। थोड़ा सा मेरा तबीयत ठीक नहीं है तो हिला कर रख देते। कहता है क्या किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी गया। अच्छा गोले का आयतन क्या होता है, सबसे पहले ये कौन कौन कमेंट करेगा। गोला का आयतन, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। अरे गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। अब थोड़ा सा गौर करिएगा सर, हमसे पूछा ना कि अब जो है ना वो गोला का त्रिज्या को कर दिया गया आधा, अब कभी नहीं होगा बाधा। गोला की त्रिज्या को क्या कर दिया गया आधा, यानी पहले गोला की त्रिज्या मान लो अगर 10 है तो अब कितना हो गया 5। अब गोले की त्रिज्या को आधा कर दिया गया, इसका मतलब पहले ये त्रिज्या r था, अब ये हो गया r/2 है ना, यानी नया त्रिज्या कितना हो गया r/2। तब क्या हो जाएगा 4/3 पाई गुने r का वैल्यू कितना हो जाएगा r/2 का होल क्यू, यानी ये कितना हो गया 4/3
पाई गुने ये हो गया आर क्यू बटा ये 2 का क्यू कितना 8। अब देखिए, अब सोचना कि पहले त्रिज्या था आर, जब इसको किया आधा, जब त्रिज्या को किया आधा तो अब कितना गुना कितना हो गया, कितना आधा हो गया, तो 8वां भाग हो गया। कितना हो गया 8वां। ये देखिए आर का क्यू में कितना भाग है, तो ये 8वां भाग है, तो आंसर क्या हो गया 8वां। आंसर क्या हो गया 8वां, है ना। कितना 8वां भाग, कितना हो गया 8वां भाग, कितना हो गया 8वां भाग। किसी प्रकार की दिक्कत समझ में आया कि नहीं है, नहीं समझा। पहले त्रिज्या था आर, अब त्रिज्या किया आधा, जब त्रिज्या किया आधा तो आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, 4/3 पाई आर बट्टा 2 का होल क्यू, यानी हो जाएगा आर, आर है ये, आर क्यू कर देंगे, ये 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8, यानी आर क्यू बट्टा 8। अब सोचना कि ये आर क्यू बट्टा 8, इसका मतलब पहले था त्रिज्या ये, फिर त्रिज्या किया आधा, तो अब कितना भाग हो गया त्रिज्या का, तो ये त्रिज्या का 8वां भाग हो गया आयतन में। अरे आयतन में कितना भाग हो गया, तो ये 8वां भाग हो गया। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। आइएगा सर, अगला कहता है ना कि 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर विकर्ण वाले समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। देखो 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर विकर्ण वाले समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। परिमाप का फॉर्मूला कौन कौन बताएगा। अरे परिमाप का फॉर्मूला कौन कौन बताएगा, कमेंट बॉक्स में तो कमेंट करना पड़ेगा ना जी। अरे बोलो न जी, तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी। आइएगा, कहता है 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर विकर्ण वाला समचतुर्भुज का परिमाप होगा। देखिए कहता है 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर वाला 6 सेंटीमीटर विकर्ण वाला समचतुर्भुज का परिमाप होगा। देखिए अच्छा, 2 गो विकर्ण है, पहला विकर्ण क्या है, तो विकर्ण मतलब होता है डायगोनल, ठीक ना। डायगोनल को हम लोग डी से लिखते हैं। विकर्ण का मतलब होता है विकर्ण, देखो कितना लोग ये ना समझता होगा, विकर्ण का मतलब होता है डायगोनल, ठीक ना। डायगोनल को हम लोग विकर्ण को डी से लिखते हैं, ठीक ना। पहला विकर्ण दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है समचतुर्भुज का परिमाप, तो समचतुर्भुज का जो परिमाप होता है वो होता है 2 गुने रूट अंडर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, ठीक ना। 2 गुने रूट अंडर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत, मैं पूछ रहा हूँ सर यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत। आइएगा 2 गुने ये d1 का कितना वैल्यू 8, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर प्लस ये d2 कितना है 6 का स्क्वायर, यानी ये कितना हो गया ये 2, ये 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, यानी 2, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, यानी 2 इसको जोड़ यानी इसको करिएगा तो कितना 10 निकलेगा। ये वाला हो गया 10 दूनी 20, यानी आंसर कितना हो गया सर ये आपका 20। कितना होगा 20, कभी नहीं लगेगा फीस, है ना सर, कभी नहीं लगेगा फीस। आइए अगला सवाल कहता है ना, क्या पता है अगला क्वेश्चन बता बे, पैसा ना लगेगा, फ्री में बताएंगे। हाँ आइए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है ना, पता है क्या कहता है, कह रहा है ना कि एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD, एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD। अच्छा पहले एक चक्रीय चतुर्भुज बना लो। अरे जिंदगी एक सफ़र है, जीते जीते ख़त्म कर देंगे हम। आइएगा, एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसका नाम A है, फिर B है, फिर C है, फिर क्या है D है। एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD में कोण A 50 है। अच्छा ये वाला कोण 50 है तथा कोण B 70 है। ये वाला कोण कितना है 70 है। हमसे क्या पूछा, तो क्रमशः समूह कोणों का मान होगा, मतलब आमने सामने कोणों का मान होगा, मतलब ये वाला कोण क्या होगा और ये वाला कोण क्या होगा, इसको बताना है, ठीक ना। देखिए फिर मैं बता दे रहा हूँ एक बात आपको, इसको और इसके आमने सामने के कोण को जब जोड़ेगा ना तो चक्रीय चतुर्भुज में 180 डिग्री होता है, ठीक ना। यानी कोण A और प्लस कोण C को जोड़ोगे तो 180 होगा, ठीक ना। और जब कोण B और कोण D को जोड़ोगे ना, कोण B प्लस कोण D करोगे ना तो भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। ओके
जब ये वाला कोण ए और कोण सी को जोड़ोगे तो कितना होगा 180। फिर कोण बी और कोण डी को जोड़ोगे तो भी कितना होगा 180। यानी कोण ए और कोण सी को जोड़िएगा तो 180 होगा, और कोण बी और कोण डी को जोड़िएगा तो भी कितना होगा 180 होगा आएगा। मतलब आमने सामने का कोण को जब जोड़िएगा तो 180 होगा। कोण ए कितना है 50, इसके जगह हो गया 50, अब प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ये 50 प्लस में होने गया माइनस में, यानी कोण सी बराबर 180 डिग्री में से 50 डिग्री घटा यानी 130 डिग्री आ गया, यानी कोण सी का मान 130 डिग्री। इसी प्रकार से कोण बी प्लस कोण डी हो गया 180, यानी ये आमने सामने को कोण को जब जोड़ेंगे तो 180 के बराबर आएगा। ये वाला है 70, अब प्लस कितना कोण डी बराबर 180 डिग्री आएगा। ये प्लस में होने गया माइनस में, यानी कोण डी बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, यानी कोण डी बराबर कितना हो गया 110 डिग्री, ठीक ना। यानी कोण डी का मान 110 और कोण सी का मान 130, यानी 130,110 डिग्री आंसर होगा, ठीक ना। 130,110 क्या हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर जो भी है चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी है। कहता है क्या कि एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी 10 मीटर ऊंची दीवार के सहारे इस तरह खड़ी है कि उसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रहा है। सीढ़ी भूमि के तल से कितना कोण बनाता है? नहीं समझा होगा तुम लोग। अगर कोई समझा है तो इसका जवाब कमेंट में देना, और जो लोग नहीं समझा है उसको मैं समझाऊंगा। मेरा नाम है क्या, संदीप कुमार, है ना। आपकी हर बातें आपको दिलो और दिमाग तक मैं समझाऊंगा सर, ये मैं वादा करता हूँ, ठीक ना। चलिए आइए, तभी तो होगा प्यार मोहब्बत वाली बातें, ठीक ना। तभी तो कहोगे कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, अरे जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। आइए, कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना कि एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी, अच्छा सीढ़ी ऐसे होता है, नहीं सीढ़ी ऐसे होता है, और ये वाला क्या होता है, दीवाल होता है। दीवाल के सहारे ये वाला सीढ़ी है। क्या बोला, 20 मीटर लंबी सीढ़ी, इसका मतलब ये सीढ़ी की लंबाई कितना है 20 मीटर। अच्छा ये सीढ़ी कहाँ से शुरू होगा, वो ज़मीने पर ना घर बनल होगा रे, ये दीवाल जो है वो कहाँ ज़मीने पर नू खड़ा होगा, तो ये वाला भूमि है। अच्छा ये वाला सीढ़ी कितना है 20 मीटर, ऊंचा कितना है, ये दीवाल जो है वो किस पे ऊंचा है, 10 मीटर ऊंची दीवार पे स्थित है, के सहारे पर है। फिर बोला खड़ी है, उसकी ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रहा है, तो सीढ़ी भूमि के तल से, अच्छा ये वाला जो सीढ़ी है, ये वाला जो सीढ़ी है वो भूमि के तल से कितना डिग्री का कोण बनाता है। ओ समझा मेरा बात, नहीं समझा। एक सीढ़ी है कितना 20 मीटर लंबी सीढ़ी है, कहाँ पे है सीढ़ी, कहाँ किसके सहारे रहेगा, तो दीवार के सहारे रहेगा। वो दीवार की लंबाई क्या है 10। अच्छा वो सीढ़ी और ये सीढ़ी और भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है ये पूछा है, यानी थीटा का मान पूछा, यानी थीटा इक्वल टू वाट। अच्छा ये वाला इसके सामने वाला ये पी होगा, और ये वाला क्या होगा एच का वैल्यू होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है। आइएगा, ये 90 के सहारे ना दीवार रहता है, दीवार ऐसे नू खड़ा रहता है कि दीवार ऐसे खड़ा रहता है, बेवकूफ़ी दीवार ऐसे खड़ा रहेगा कि दीवार ऐसे खड़ा रहता है। जब ऐसे दीवार खड़ा रहता है ऐसे, तो इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 का कोण बनाएगा ज़मीन के साथ। आइएगा, ये 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। अच्छा ये थीटा है, इसके सामने वाला ये पी होगा, आप लगा दीजिए साइन थीटा। साइन थीटा बराबर पी बट्टा एच, पी का मान कितना है 10, एच का मान कितना है 20। आइएगा यहाँ पे साइन थीटा पी बट्टा एच यानी 10 बट्टा 20, 10 का यानी कितना, ये पी का मान कितना 10 बट्टा 20, इससे काटिएगा 2 बार में कटेगा, यानी 1 बट्टा 2। अच्छा ये साइन थीटा बराबर 1 बट्टा 2 जो है वो साइन कितना का मान होता है, 1 बट्टा 2 जो है वो साइन कितना का मान होता है। तो तू कहेगा गुरु जी ये वाला तो साइन 30 का मान होता है। साइन 30 का मान कितना होता है 1 बट्टा 2, तो 1 बट्टा 2 की जगह क्या लिख दिए साइन 30। ये वाला साइन से साइन गला खोपचा में, और ये वाला थीटा इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। बात बुझाया कि नहीं बुझाया, बात आपके दिलों और दिमाग तक गया कि नहीं गया। अगर गया तो सर एक बार जय इंडिया लिख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, और जो भी लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर देना, ठीक ना। आइएगा, तो थीटा का मान कितना हो गया 30 डिग्री, हमसे यही पूछा तो मैंने निकाल के धर दिया। आइए अगला प्रश्न कहता है ना, क्या कहता है पता है क्या,
कि अचर m के किस मान के लिए, अच्छा अचर m के किस मान के लिए युग्म mx प्लस 4y बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 1 का हल अद्वितीय है, हल अद्वितीय होगा। अच्छा देखो, बहुत सारे बच्चे को ना इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन मैं कहूँगा कि आज के बाद आपके खून में दौड़ेगा इस तरह का प्रश्न, ठीक ना। तो इसके लिए सर आप संदीप कुमार को आशीर्वाद देते रहिए, प्यार देते रहिए, क्योंकि ये जो भाई है सर वो आप सबके वजह से चलता है। मेरा जो आवाज़ निकलता है वो आवाज़ आप सब हैं पेट्रोल, तभी मैं चलता हूँ सर। अगर आप सब नहीं रहिएगा तो शायद मैं भी नहीं रह पाऊँगा अपनी ज़िंदगी में, आइएगा। इसलिए आप सब मेरे को सपोर्ट करते रहिए, प्यार आशीर्वाद देते रहिए सर। ऐसा ही भाई पे बनाए रहे प्यार आशीर्वाद, और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें सभी कोई। कहता है क्या कि m अचर के किस मान के लिए युग्म mx प्लस 4y बराबर कितना 5 और कितना दिया हुआ है 3x प्लस 2y बराबर 1 का हल अद्वितीय है। अच्छा देखो यहाँ पे गौर करना, का हल अद्वितीय है। सबसे पहले ये गौर करना, ये जो है ना देखिए इसका फॉर्मूला होता है a1x, ठीक ना, प्लस b1y बराबर क्या होता है c1, फिर होता है a2x प्लस b2y इक्वल टू क्या होता है c2 होता है, ठीक ना। यहाँ पे गौर करना, इस बात को थोड़ी सी गौर करना, a1 b1 c1 a2 b2 इडू। आप देखो देखो देखो, सबसे पहले गौर करो, a1 का वैल्यू कितना है m है, यानी a1 इक्वल टू m हो गया, आइएगा। अच्छा ये b1 का वैल्यू कितना है, तो b1 का वैल्यू 4 है। ये वाला c1 मत अभी बात करो c1 का, ठीक ना, आइएगा c1 का गोली मार दो। अच्छा ये a2 कितना है, ये a2 कितना है, तो ये a2 3 है। ये वाला b2 कितना है, तो b2 2 है। हमसे क्या पूछा है, अच्छा क्या बोला है कि अद्वितीय हल है। इसका मतलब ये जो समीकरण है, छोड़ो ना इसे, लिख दो अद्वितीय हल है, ठीक ना, अद्वितीय हल होगा। अच्छा ये कौन सा हल होगा, तो अद्वितीय हल होगा। इसके लिए अगर अद्वितीय हल नहीं होता है तो यह अद्वितीय हल है। इसके लिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू a2/b2, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है ना, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब थोड़ा सा गौर करना, a1 का वैल्यू कितना है m, यानी m/a2 का वैल्यू कितना है, तो 3, यानी m/3 बराबर b1 का वैल्यू कितना है 4, b2 का वैल्यू कितना है 2। इसको काट दो सर, यहाँ पर इज नॉट इक्वल का सिंबल देना, ये 2 बार में कटेगा, यानी m यहाँ पे 3 गुना में उधर जाएगा, 3 भागा में उधर जाएगा गुना में, m इज नॉट इक्वल टू 6 है ना। देखो नहीं समझा, ये वाला 4 को 2 से काटे तो 4 2 से कितना बार में कटेगा, 4 2 बार में कटेगा, ये 3 भागा में चला जाएगा गुना में, तो m इज नॉट इक्वल टू कितना 6, कितना होगा सर 6, कितना होगा 6 है ना, यानी m इज नॉट इक्वल टू कितना 6। किसी प्रकार की दिक्कत, अगर दिक्कत है सर तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, सारी समस्याएं को मैं दूर कर दूंगा, ठीक ना। जब भी बोलेगा कि अद्वितीय हल है तब फार्मूला बनेगा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक ना। यहाँ से ये a1 का वैल्यू होता है, ये b1 का वैल्यू होता है, ये c1 का वैल्यू होता है, ठीक ना। लेकिन c1 के ऊपर चर्चा नहीं करना है। ये a2 का वैल्यू होता है, ये b2 का वैल्यू होता है, ये c2 का वैल्यू होता है, ठीक ना। लेकिन c2 पे चर्चा नहीं करना। ये कब चर्चा करते, जब ये वाला m अगर यहाँ हो जाता तब हमको यहाँ पे लेना पड़ता C1 C2, ठीक ना। आइएगा अब प्रश्न नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है ना, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 256 वर्ग सेंटीमीटर और 144 वर्ग सेंटीमीटर है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 256 वर्ग सेंटीमीटर 144 वर्ग सेंटीमीटर, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात। देखो दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ, ठीक ना। थोड़ी सी गौर करना सर, एक बात को थोड़ा सा गौर करो, थोड़ा सा गौर करो इस बात का। कहता है क्या, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः इतना इतना दिया हुआ है। अच्छा देखो
क्षेत्रफल के भुजा का अनुपात दिया हुआ है, ठीक ना। अच्छा, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, क्षेत्रफल का अनुपात कितना है 256 और कितना है 144। हमसे पूछा है भुजा का अनुपात क्या होगा। देखो, जब भी पूछा भुजा का अनुपात, ये क्षेत्रफल का अनुपात मालूम है, पूछा भुजा का अनुपात तो डायरेक्ट रूट चढ़ा देना, 256 अनुपात रूट अंडर कितना 144। फिर से मेरा बात सुनो, जब भी क्षेत्रफल का अनुपात मालूम रहेगा, पूछेगा भुजा का अनुपात या त्रिज्या का अनुपात या ऊंचाई का अनुपात या लंबाई का अनुपात या बेस का अनुपात, कुछ का भी अनुपात पूछे, क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे तो ऐसे केस में रूट लगा देना, ठीक ना। क्या लगा देना, रूट लगा देना। ये कितना हो जाएगा 16, क्योंकि 256 किसका स्क्वायर होता है 16 का। ये कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर होता है, इसको भी काटो तो 16/12 है ना, इसको काटेंगे सर तो ये 4 तिया 12 3 बार में और 4 चौक 16 4 बार में, यानी 4/3 और 4/3 कहे तो 4:3, यानी आंसर कितना हो गया 4:3। कितना हो गया 4:3। किसी प्रकार की दिक्कत, ये सब चीज़ों में किसी प्रकार की दिक्कत, अगर दिक्कत है तो बेचांस आप बोलिए, आपकी सारी समस्याएं दूर होगा, ठीक ना। आइए अगला प्रश्न कहता है ना कि cos स्क्वायर π/16 प्लस cos स्क्वायर 3π/16 प्लस cos स्क्वायर 9π/16 प्लस cos स्क्वायर 11π/16 का मान होगा। देखिए सर, मैं आपको बता रहा हूँ, इतना लंबा क्वेश्चन है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, हल्का है, बहुत हल्का है, ठीक ना। आप लोग ना पाई के जगह 180 डिग्री रखिए, ठीक ना। एक नंबर में बोला है क्या बोला cos स्क्वायर π/16। अच्छा, पहले में क्या बोला है cos स्क्वायर π/16, यानी पाई का मान कितना 180, अब बट्टा 16 कर देंगे प्लस, फिर क्या बोला cos स्क्वायर 3π/16, cos स्क्वायर 3π यानी पाई का मान 180 डिग्री, अब बट्टा क्या कर देंगे 16। फिर क्या बोला है प्लस cos स्क्वायर 9π/16 यानी कितना 9 और पाई का मान कितना 180 डिग्री, अब बट्टा कितना 16 प्लस, फिर क्या बोला है cos स्क्वायर 11π यानी पाई का मान 180 डिग्री, अब बट्टा कितना है 16। आइएगा अब थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करिएगा। यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है कि cos स्क्वायर 180 डिग्री बट्टा 16, इसको भाग दीजिए, कट जाएगा। इसको भाग दीजिए ना आप, इसको भाग दीजिए सर, ये कट जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, ये 30 बार में कट जाएगा। अरे रे रे ज़्यादा हम बोल दिए, ये कितना और कटेगा जी, ला 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 ला। अच्छा रुक जाओ। अच्छा इसको कर दो, इसको 90 कर देते हैं, इसको कितना कर दिए 8, ठीक ना। इसको तो काट देंगे सर, इसको 8 बोलो तो इसको 90 बोलो, ठीक ना। फिर इसको 4 बोलो तो इसको कितना 45 बोलो। जिंदगी एक सफ़र है, चलते चलते बिताए। देखो इसको काट देना, ठीक ना, इसको काटेगा नू तो अपने आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक ना। हम बता देते हैं आंसर कितना होगा। काटने में बड़ा प्रॉब्लम है सर, कैसे मैं काट दूँ तो लोग कहेगा मास्टरबा का आता नहीं है, हमरा को बताने चला है। हाँ ऐसा लगता है क्या ऐसा करो ना कि पूरा में आप कॉमन कर लो 1/2 को, ठीक ना। पूरा में आप 1/2 को कॉमन कर लो, पूरा में 1/2 को कॉमन कर लो तो ये कितना हो जाएगा cos स्क्वायर 180 डिग्री बट्टा कितना 8 का आधा कितना हो जाएगा 1/2 कॉमन करेंगे तो 4 दूनी 8 यानी 4 बचेगा यहाँ पे, ठीक ना। प्लस यहाँ पे भी 1/4 हो जाएगा cos स्क्वायर 3 गुने 180 डिग्री, अब बट्टा कितना 4 हो जाएगा क्योंकि 1/2 को कॉमन कर लिए। प्लस यहाँ पे भी कितना हो गया cos स्क्वायर 9 गुने 180 डिग्री बट्टा कितना 4 क्योंकि 1/4 को कॉमन कर लिए। प्लस यानी cos स्क्वायर कितना 11 गुने 180 डिग्री बट्टा कितना 4। देखो सब में 1/4 हम 1/2 को कॉमन कर लिया, अब इसको 4 से काट करके आप आंसर निकाल दीजिए, आंसर निकल जाएगा, ठीक ना। आइए इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका 2 आएगा, ठीक ना। कितना आएगा 2 आएगा, ओके। आइए अगला प्रश्न का आता है ना सर, थोड़ी सी गौर करना। अगला प्रश्न बताऊं या ना बताऊं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है सर, लेकिन मैं कहूँगा कि आज तक का क्लास इतना ही रहने दो, फिर मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में। सर थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब है, हो सकता है अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया तो फिर अगला क्लास लेने में प्रॉब्लम हो जाएगा, इसके लिए मैं आज तक का क्लास इतना ही रखता हूँ। मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। देखते रहना इसके साइंस क्लासेस, आपका अपना यूट्यूब
यूट्यूब चैनल को प्यार आशीर्वाद इसी प्रकार से देते रहना सर। बस थैंक यू, लव यू।